मॉर्निंग बच्चों। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो 25 तारीख से टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन ही होगा। तो पुराने बच्चों को तो सबको पता है कैसे प्रश्न पत्र आएंगे आपको। वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 25 नंबर के और एक एक नंबर के प्रश्न ही आपके होंगे। अब जैसे देखिए, आप किताब तो अगर नहीं ली है तो ये आपकी कमी है, किताब आ चुकी है और आप किताब ले लीजिए। जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें एक एक नंबर के प्रश्न मैं आपको बीच बीच में बताती जाती हूँ कि ये प्रश्न ऐसे आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपकी किताब में पीछे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए वो तो आप तैयार कर ही लेंगी। फिर एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं चेक पॉइंट के अंतर्गत, उसको भी मैं आपको सारे प्रश्न देती जाती हूँ, उत्तर भी बताती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप जरूर तैयार की होंगी। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ी थी रोमन साम्राज्य के बारे में, तो उसमें से एक प्रश्न मान लीजिए ये दे दे कि रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये आपको विकल्प उसमें 4 देगा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ये सभी। तो उसमें आपको सही करना होगा। या जैसे दूसरा प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में किसका शासनकाल स्वर्णकाल कहा जाता था। तो आपको 3 अध्याय पढ़ाए गए हैं, तो ये 3 अध्याय आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी, क्योंकि पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपके चेक पॉइंट से संबंधित एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। और बीच बीच में जो मैं आपको बताती गई हूँ प्रश्नों को वो आप तैयार करिएगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पीछे किताब में दिए गए हैं वो भी आपका तैयार होना चाहिए। इन्हीं सब से आपका प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। तो ये आपकी तैयारी है। और रहा मॉडल के लिए, तो उसमें भी देखिए बहुत अच्छा मॉडल आपका बन सकता है। जैसे आपका मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली पे आपका अच्छे से चित्रांकन के साथ दिया हुआ है, या इसमें औजारों के निर्माण से संबंधित जो साक्ष्य हैं उसके भी चित्र दिए गए हैं, और इसमें झोपड़ी का चित्र है, और आदि मानव का विकास किन किन रूपों में हुआ, उसमें उनकी जो खोपड़ी हेमोडाइट आदि जो कहा जाता था, उसमें कैसे आधुनिक मानव का विकास हुआ, उनकी खोपड़ियों का चित्र कैसे किस रूप में पहले मानव था, फिर बाद में उसका रूप कैसे बदलता गया। जैसे ये है ना कि मानव उद्विकास के आधार पे खोपड़ियाँ 4 दी गई हैं, उनको आप बना करके उसको काफ़ी अच्छे से समझा सकती हैं। ये आपका इसके द्वारा तैयारी भी हो सकती है और आपका मॉडल भी बन सकता है, आप समझा भी सकती हैं उसको। तो आज हम लोग इतिहास में इस्लाम का उदय एवं विस्तार पढ़े थे। 2 दिन समय मैं आपको दी थी लिखने के लिए पढ़ाए गए पाठ का, और कुछ एक बच्ची ने तो बहुत अच्छे से अपना नोट्स तैयार करके ग्रुप में डाला था, और मैं विश्वास करती हूँ जो बच्चे नहीं लिखेंगे होंगे वो भी उसको देख करके जागरूक होंगे और लिख लिए होंगे। और परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करिएगा, आप अच्छे नंबर पाइए, ये मेरी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। तो अभी आज हम लोग इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं, इस्लाम का उदय एवं विस्तार। तो इस्लाम का उदय कब, किस शताब्दी में और कहाँ तक हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि इस्लाम साम्राज्य का आरंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था, अरब प्रायद्वीप में। कब, 1400 वर्ष पहले। ऐसी मानसिकता है, कहा यह जाता है कि 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का केंद्र बिंदु कहा जाता था। कब से कब तक, 600 से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो अरब प्रायद्वीप था, ये अरब प्रायद्वीप इस्लामी सभ्यता का केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता था। और इस्लामी शब्द का प्रयोग केवल धार्मिक अर्थों में ही नहीं होता था कि केवल धार्मिक अर्थ में ही इसका प्रयोग हो, बल्कि संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। और इस समाज का उद्भव एक ऐसे समय में हुआ जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से काफ़ी प्रमुखता प्राप्त थी। यानी जिस समय मुसलमान का उदय हुआ उस समय समाज में मुसलमानों को, उनके धर्म को सामाजिक रूप से काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, उनको प्रमुखता मिली हुई थी। और इसके साथ साथ जो गैर मुसलमान थे, गैर मुसलमान भी इस समाज के अभिन्न अंग बन रहे थे।
उसकी उदारता या जो कुछ भी ऐसा रहा होगा, उस समय जो गैर मुसलमान थे वो गैर मुसलमान भी इस्लामी सभ्यता के अंग मुख्य रूप से बन रहे थे। और उदाहरण के रूप में आप ईसाई प्रदेश में यहूदी धर्म को आप देख सकती हैं। जो ईसाई थे, ईसाइयों में यहूदी धर्म के लोग थे जो मुसलमानों के ही अंग माने जाते थे। तो ये एक तरह से आपको उदाहरण के रूप में बताया गया है। अब दूसरा चीज है, मध्य इस्लामिक भूमि के ऐतिहासिक स्रोत क्या थे। मतलब जो मध्य इस्लामिक भूमि था, इनके इतिहास को जानने का साधन क्या क्या था। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब क्या है, इनको जानने का माध्यम क्या था। तो इसके लिए कई सारे माध्यम बताए गए हैं। जैसा ये कहा जाता है कि 600 से 1200 ईस्वी तक जो इस्लामिक क्षेत्र था, इसके इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक तवारीख था जिसको इतिवृत्त भी कहा जाता था। इतिवृत्त इसी को तवारीख भी उर्दू भाषा में कहते हैं। अब इसकी तवारीख के अंतर्गत क्या था। अब जैसे इतिहास के माने इसके ऐतिहासिक स्रोत जो इस्लामी धर्म के हैं, वो जानने का माध्यम क्या था, तवारीख। क्या कहते थे उसको, तवारीख। अब इसके अंतर्गत घटनाओं का जो वर्णन था वो काल क्रम के अनुसार दिया जाता था। जो भी घटनाएं घटित होती थी उनका वर्णन एक काल क्रम के अनुसार तवारीख में दिया जाता था। दूसरा, इसके अतिरिक्त अर्ध ऐतिहासिक कृतियां जैसे जीवन चरित्र जिसको सीरा कहा जाता था, पैगंबर के कथन और कृतियों का अभिलेख जिसको हदीथ, जो पैगंबर थे उनकी कृतियां जो थी और उनके जो कृत्य थे उनके अभिलेख को हदीथ कहते थे। इस हदीथ में भी ये जो इस्लामिक भूमि था इसके बारे में वर्णन मिलता है। और इसके बाद कुरान के बारे में जो टीकाएं थी जिसे तफसीर के नाम से जाना जाता है, ये मध्यवर्ती देशों के विषय में जानकारी देती हैं, जिसको क्या कहते हैं, तफसीर। ये तफसीर जो मध्यवर्ती इस्लामिक क्षेत्र थे, मध्यवर्ती इस्लामिक क्षेत्रों का ज्ञान अगर हमें पाना था, उनकी जानकारी पानी थी, तो वो हमको किससे मिलती थी, तफसीर से मिलती थी। तो इस्लामी समाज के संबंध में जो प्रत्यक्षवर्ती वृत्तांत हैं वो अखबार में बड़े स्तर पे संग्रहित किया जाता था। अखबार में भी उनके वृत्तांत को संग्रहित किया जाता था, जो हमारे जानकारी या स्रोत जानने का एक माध्यम बनता था। और ये वृत्तांत, ये कह लीजिए कि समय में मौखिक या लिखित दोनों ही रूपों में लोगों के पास पहुंचते थे। जो ये वृत्तांत होते थे, ऐतिहासिक स्रोत जिसको कह रहे हैं हम, ये लिखित भी होते थे और मौखिक रूप से भी लोगों के पास ये पहुंचते थे। ऐसी सूचना, खबर व उसे भेजने वाले इस्नाद की श्रृंखला की प्रामाणिकता की जांच आलोचनात्मक तरीके से करने और उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए की जाती थी। यानी लोग जो कह रहे हैं वो विश्वसनीय है या नहीं, ऐसा होता था। जो मध्ययुगीन मुस्लिम लेखक अपनी सूचनाओं का चयन करके, जो मध्य युग में महत्वपूर्ण लेखक होते थे, वो महत्वपूर्ण लेखक क्या करते थे, सूचनाओं को एकत्रित करते थे और अपने सूचनादाताओं की सलाह को समझने में दुनिया के दूसरे भागों के अपने समकालीन लेखकों के मुकाबले वो ज़्यादा सावधान और सजग होते थे। जो मध्यवर्ती इस्लामी देशों के लेखक भी अधिकतर ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं जो अरबी भाषा में होती थी उसी भाषा में करते थे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें। इसमें सर्वश्रेष्ठ कृति तबरी कृत तारीख है। सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, तबरी, जिसे तारीख कहते हैं। तबरी कृत तारीख का अंग्रेजी अनुवाद 38 खंडों में भी किया गया है। जो तबरी द्वारा लिखा गया तारीख है, तारीख किसके द्वारा लिखा गया, तबरी के द्वारा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 38 खंडों में किया गया है। तो ये तबरी ने जो तारीख लिखा था, तारीख ग्रंथ, ये अरबी भाषा में लिखा गया था, जो इस्लामिक भूमि के साक्ष्य को बताने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाता है। किसके द्वारा लिखा गया, तबरी के द्वारा। और जो फारसी में इतिवृत्त की संख्या बहुत कम थी, फिर भी इसमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अगर आपको मध्य एशिया के बारे में जानना है और ईरान के बारे में जानना है तो ये फारसी में लिखा हुआ ग्रंथ था, जिससे इसकी जानकारी मिलती है।
सिरियाक क्या था? सिरियाक भी था, जो अरामेइक की एक बोली है, अमारेइक की एक बोली मानी जाती थी, सिरियाक। ये भाषा में लिखा ईसाई वृत्तांत ग्रंथ है। इसमें भी इस्लाम के विषय में बहुत कम उल्लेख किया गया है, फिर भी ये आरंभिक इस्लाम के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालता है। जो किसके द्वारा लिखा गया? इतिहास वृत्तांत ईसाइयों द्वारा लिखा गया था। इसके इतिवृत्त में अतिरिक्त हमें कानूनी पुस्तक जैसे यात्रा वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं, कहानियां, कविताएं आदि इस्लामिक भूमि की जानकारी हमें देती हैं। तो इस्लामिक भूमि की जानकारी, कुछ कविताएं थीं, कुछ कहानियां थीं, कुछ ऐसे वृत्तांत थे, साहित्यिक भाषा में कुछ यात्रा वृत्तांत थे जिसके द्वारा भी हमें मिलती हैं, और कुछ फारसी, कुछ सिरियाक और कुछ जो तबरी के द्वारा लिखा हुआ तारीख है, इनके द्वारा हमें इस्लामिक भूमि की जानकारी अच्छे तरीके से मिलती है कि इनकी भूमि कहाँ तक फैली थी, इनकी क्या विशेषता थी, इनके स्रोत के ये माध्यम थे। अब मध्य ऐतिहासिक जो इस्लामिक भूमि थे, इसके ऐतिहासिक स्रोत के क्या साक्ष्य हैं? इसका मध्य इस्लामिक क्षेत्र था, मध्य इस्लामिक भूमि कह लीजिए, तो मध्य इस्लामिक भूमि के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, इसमें जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जैसे लेखों के टुकड़े, पहले लेख पत्थरों पे भी लिखे जाते थे, ताम्र पत्रों पे लिखे जाते थे, तो जो लेखों के टुकड़े होते थे, वो लेखों पे लिखे हुए टुकड़े हमें मध्य इस्लामिक भूमि के ऐतिहासिक शोध के साधन के रूप में सिद्ध होते हैं। सरकारी आदेश, निजी पत्राचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार समझे जाते थे। ये साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं तथा व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करते हैं। जो भी ये साक्ष्य मिले हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से न व्यक्तियों के बारे में बताते थे और न ही घटनाओं के बारे में। ये समस्त साक्ष्य यूनानी एवं अरबी पैमाइरस तथा गैनीजा अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। किससे मिलते हैं? यूनानी एवं अरबी पैपाइरस है, अरबी पैपाइरस है, और गैनीजा के अभिलेख से ये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साक्ष्य जो है वो पुरातात्विक, मुद्रा शास्त्री तथा पुरालेखीय स्रोत से प्राप्त हुए हैं। ये सभी साक्ष्य आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नामों तथा तिथियों के प्रमाणीकरण के लिए महत्वपूर्ण, यानी क्या क्या तिथियां थीं, कला के बारे में, तिथियों के बारे में ये जानकारी देते हैं, जो एक तरह से कह लीजिए टुकड़ों के रूप में जो लेख उपलब्ध होते थे, वो समय का ज्ञान कराते थे। और इस्लाम का समुचित इतिहास लेखन जो है वो 19वीं सदी में जर्मनी तथा नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा किया गया था। यानी जो इस्लाम का समुचित लेखन है वो 19वीं शताब्दी में जो नीदरलैंड था और जर्मनी था, वहाँ के प्रोफेसरों के द्वारा किया गया। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जो औपनिवेशिक हित के कारण फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं को इस्लाम का अध्ययन करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था, उनसे प्रोत्साहन मिला। इनके अतिरिक्त जो ईसाई पादरी थे, ईसाई पादरी भी इस्लाम के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते थे, इन्होंने भी काफ़ी बल दिया और कुछ अच्छी पुस्तकों का लेखन भी किए। कौन? जो ईसाई पादरी थे, वो इस्लाम धर्म के अध्ययन पे काफ़ी इन्होंने जोर दिया, उसके लिए प्रोत्साहन दिया और बहुत सारी अच्छी पुस्तकों का इन्होंने लेखन कार्य भी कराया और किया। लेकिन मूल रूप से इनकी रुचि इस्लाम की तुलना में ईसाई धर्म के करने में थी, मतलब मूल रुचि इनकी अपने ईसाई धर्म में ही थी, जो पादरी लोग थे। और पाश्चात्य जो विद्वान थे वो अरबी तथा फारसी भाषा के ज्ञान के लिए तथा मूल ग्रंथों के विश्लेषण के लिए किए जाते थे। इस्लाम के 20वीं सदी तक के इतिहासकारों द्वारा जो प्राच्यविद यानी जो प्राचीन के विद्वान हैं, उनकी रुचि तथा तारीखों का अनुसरण किया गया। उसके द्वारा नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के ऐतिहासिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। यानी जो आधुनिक युग के कह लीजिए, आधुनिक युग के जो विद्वान थे पाश्चात्य माने जो बाद के, उन्होंने जो पहले के विद्वान थे उनके साक्ष्य को आधार बनाया और आधार बना के वो अपने नए वृत्तांत या नए विवरण को प्रस्तुत किए। तो अब इस्लाम का जन्म अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और अभी आपको पहला 1 से 3 तक का अध्याय
तैयार करना है, कैसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपनी तैयारी करिएगा। थैंक यू।